नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित। आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई और सस्पेंस का तड़का लिए होती है। आज की कहानी लखनऊ के एक ऐसे मकान की है जो बाहर से साधारण लगता था, मगर अंदर छुपा था अपराध का अंधेरा। दिन दहाड़े गोली चलती है, कमरे में बिखरे हैं शराब के गिलास, कंडोम के पैकेट और एक अधेड़ महिला की लाश। हत्यारे कौन? क्या लूट थी मकसद या पुरानी रंजिश? क्या गवाह सच बोल रहे हैं या छुपा रहे हैं राज? इस रहस्यमयी कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पुरानी हवेलियां और नई इमारतें एक साथ सांस लेती हैं। साल था 2015, महीना सितंबर। गर्मी अभी भी शहर को जकड़े हुए थी। लोग दोपहर में घरों में दुबके रहते थे। राहुल विहार इंदिरा नगर इलाके का एक शांत सा मोहल्ला। यहाँ मकान बड़े बड़े नहीं, मध्यम वर्ग के घर, सफेद प्लास्टर वाली दीवारें, लोहे के गेट और सामने छोटे छोटे बगीचे। मकान नंबर 35 भी ऐसा ही था। बाहर से देखो तो लगता था कोई सामान्य परिवार रहता होगा, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। एक ऐसी औरत की जो दिन में प्रॉपर्टी डीलर बनकर घूमती थी और रात में, खैर वो आगे बताता हूँ। 9 सितंबर का दिन था। सुबह से सूरज आग बरसा रहा था। मोहल्ले में बच्चे स्कूल गए थे, आदमी काम पर। दोपहर करीब 1 बजे मकान नंबर 35 में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे इलाके को हिला देगा। अंदर से एक तेज धमाका हुआ, गोली की आवाज। पड़ोसी सुनकर चौंके, लेकिन सोचा शायद कोई पटाखा फोड़ा होगा। बच्चे शरारत करते रहते हैं ना। लेकिन वो पटाखा नहीं था, एक जिंदगी का अंत था। कुछ ही मिनटों में 2 महिलाएं मकान से बाहर निकली, बदहवास चीखती चिल्लाती। एक थी खुशी यादव, दूसरी सोनिया मेहरोत्रा। उन्होंने शोर मचाया, पड़ोसियों को बुलाया और फोन करके इंदिरा नगर थाने को सूचना दी। साहब, यहाँ हत्या हो गई है, जल्दी आइए। थाने में हलचल मच गई। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी, ने तुरंत टीम तैयार की। साथ में थे एसएसआई शंभुनाथ तिवारी, जो जांच में माहिर थे। यादव जी ने जीप में बैठते हुए कहा, तिवारी, आजकल क्राइम कितना बढ़ गया है। दिन दहाड़े हत्या, देखते हैं क्या माजरा है। शायद कोई लूटपाट का केस हो या पुरानी दुश्मनी। तिवारी जी ने सिर हिलाया। सर, मौके पर जाकर पता चलेगा, लेकिन सूचना सुनकर लगता है कुछ बड़ा राज छुपा है। जीप तेजी से राहुल विहार पहुंची। मकान का गेट खुला था, पड़ोसी इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। फर्श पर एक अधेड़ महिला की लाश पड़ी थी। नाम था नंदिनी तिवारी, उम्र करीब 46 साल। वो एक साड़ी पहने थी, लाल रंग की, जो अब खून से सनी हुई थी। चेहरा गोरा था, बाल काले और लंबे, लेकिन अब बेजान। सिर के पीछे गहरी खरोंचों और रगड़ के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो या गिरने से लगे हों। आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जीवन की चमक नहीं। नाक और मुंह से खून रिस रहा था। पीठ पर एक साफ गोली का घाव। वो गोली इतनी तेज थी कि गर्दन पार करके निकल गई। यादव जी ने दस्ताने पहने, लाश को करीब से देखा। तिवारी, ये सीधा मर्डर है। गोली पीठ पर लगी, मतलब हमलावर पीछे से आया। लेकिन कमरा इतना बिखरा क्यों है? कमरे का हाल किसी लूट के बाद जैसा था। अलमारी के दरवाजे खुले, कपड़े, कागजात, जेवरात सब फर्श पर बिखरे। 2 संदूक उल्टे पड़े, उनका सामान इधर उधर। लग रहा था जैसे कोई हड़बड़ी में कुछ ढूंढ रहा हो, शायद पैसे या कोई महत्वपूर्ण कागज। तिवारी जी की नजर फर्श पर कुछ चीजों पर पड़ी। 2 खाली बियर कैन, एक एप्पल फ्लेवर वाली विस्की की बोतल, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और 3 डिस्पोजेबल गिलास। गिलासों से शराब की तेज गंध आ रही थी। सर, यहाँ 3 लोग थे, शराब पी रहे थे। गिलासों में बची हुई बूंदें बताती हैं कि पार्टी चल रही थी।
फिर बहस हुई होगी और ये कांड हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी कमरे में बिखरे हुए कंडोम के पैकेट। कम से कम 10-15 पैकेट, कुछ खुले कुछ बंद। डस्टबिन में इस्तेमाल किए हुए कंडोम पड़े थे, गांठ बंधी हुई। यादव जी और तिवारी जी ने एक दूसरे को देखा। यादव जी ने आंखों ही आंखों में कहा, ये औरत अधेड़ उम्र की है, लेकिन मिजाज बहुत रंगीला लगता है। घर में इतने कंडोम, क्या ये कोई? तिवारी जी ने सिर हिलाया। सर, लगता है नंदिनी तिवारी की जिंदगी में कोई बड़ा राज है। ये सिर्फ हत्या नहीं, पीछे सेक्स, पैसा और धोखे की कहानी जुड़ी हुई है। पुलिस ने मौके का फॉरेंसिक मुआयना शुरू किया। फिंगरप्रिंट्स लिए, ब्लड सैंपल कलेक्ट किए, पड़ोसियों से पूछताछ हुई। एक पड़ोसी ने बताया, साहब, नंदिनी मैडम यहाँ पिछले 1 साल से रहती हैं। अकेली लगती थी, लेकिन कभी कभी आदमी आते जाते थे। वो कहती थी कि प्रॉपर्टी का काम करती हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता था। आज गोली की आवाज सुनी, लेकिन सोचा पटाखा होगा। दूसरी पड़ोसन बोली, वो औरत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी घर में नहीं बुलाती थी। उसके बच्चे भी नहीं दिखते थे। तहकीकात में पता चला कि मकान मालिक पंकज कुमार सिंह थे। वो हरिद्वार में जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में इंजीनियर थे। परिवार के साथ वहीं रहते थे। ये मकान लखनऊ में किराए पर दिया था, क्योंकि पुराना घर था। पंकज से फोन पर बात हुई। जी हाँ, नंदिनी तिवारी ने 1 साल पहले किराया लिया था। समय पर रेंट देती थी। उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस था, इसलिए कभी कभी क्लाइंट आते होंगे। लेकिन हत्या, ये तो सदमा है। पुलिस ने नोट किया कि मकान पूरी तरह सुसज्जित था, एसी, फ्रिज, टीवी, सब कुछ। लेकिन नंदिनी यहाँ हमेशा नहीं रहती थी। घटना के समय घर में 2 महिलाएं मौजूद थीं, खुशी यादव और सोनिया मेहरोत्रा। ये दोनों चश्मदीद गवाह थीं। यादव जी ने उन्हें अलग अलग पूछताछ के लिए बैठाया। पहले सोनिया की बारी। सोनिया, उम्र करीब 35 साल, शादीशुदा, बान वाली गली चौक की रहने वाली। उसके पति आजाद मेहरोत्रा कोई छोटा मोटा बिजनेस करते थे। सोनिया बीमा एजेंट थी, LIC और प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसी बेचती थी। उसने बताया, साहब, मैं 6 साल पहले नंदिनी से मिली थी। वो मेरे से बीमा पॉलिसी लेने आई थी, फिर दोस्ती हो गई। उसने अपने नाम से, बेटों के नाम से कई पॉलिसी ली। मैं अक्सर प्रीमियम लेने आती थी। आज भी 9 सितंबर को आई थी। दोपहर 12 बजे पहुंची। नंदिनी और खुशी बैठी गपशप कर रही थी। मैं भी शामिल हो गई। तभी 2 युवक आए। खुशी यादव, उम्र 28 साल, मूल रूप से मथुरा की। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। खुशी ने बताया, मेरा विवाह 5 साल पहले संजय यादव से हुआ। संजय सीतापुर के सरैया रामगढ़ के हैं, लेकिन लखनऊ में प्रॉपर्टी दलाली करते हैं। शादी के बाद मुझे गांव में रखा, लेकिन बेटा होने पर लखनऊ ले आए। नंदिनी दीदी से संजय की जान पहचान थी, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी के काम में थी। 10 महीने पहले नंदिनी दीदी ने मुझे इंदिरा नगर के अपने किराए के मकान में एक कमरा दिया। मैं वहां केयरटेकर की तरह रहती हूँ, घर संभालती हूँ, सफाई करती हूँ। खाली समय में राहुल विहार आ जाती हूँ। संजय नंदिनी दीदी के बिजनेस में मदद करता है। आज मैं यहाँ आई थी, क्योंकि दीदी ने बुलाया था। दोनों गवाहों ने एक जैसी कहानी बताई। दोपहर 1 बजे 2 युवक आए। एक के हाथ में प्लास्टिक का कैरी बैग था। नंदिनी दीदी उन्हें सीधे बेडरूम में ले गई। हम ड्राइंग रूम में बैठे रहे। बैग से उन्होंने शराब निकाली, बियर, विस्की, गिलास भरे, पीने लगे। हम बाहर गपशप कर रही थी। उनकी बातें साफ नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक बहस शुरू हुई। आवाज तेज हो गई। तो साली पैसा नहीं देगी तो, जैसी गालियां सुनाई दी। फिर तमंचे की आवाज। नंदिनी दीदी चीखी, भागने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ी। युवक बाहर आए, अलमारी और बक्से खंगाले, शायद कुछ ढूंढ रहे थे। फिर हमारे मोबाइल स्विच ऑफ कराए। चुप रहो वरना मार देंगे, कहा, और दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गए। हम डर गईं। कुछ मिनट बाद दिमाग काम किया। नंदिनी दीदी ने AC लगवाने के लिए दीवार में जगह बनवाई थी, लेकिन AC नहीं लगाया। वो जगह गत्ते और थर्माकोल से बंद थी। हमने उसे खोला, एक एक करके बाहर निकली, शोर मचाया, पुलिस को फोन किया। यादव जी ने पूछा, युवकों को पहले देखा था? दोनों ने ना में सिर हिलाया। नहीं साहब, लेकिन अगर सामने आए तो पहचान लेंगी।
एक लंबा था, गोरा, जींस टी शर्ट में, दूसरा छोटा, सांवला। प्रथम दृष्टया केस हत्या और लूट का लग रहा था। हत्यारे नंदिनी के पुराने जानकार लगते थे, क्योंकि वो उन्हें सीधे बेडरूम में ले गई और शराब पी। यादव जी ने तिवारी जी से कहा, क्या लगता है तिवारी, ये युवक कौन हो सकते हैं? तिवारी जी ने सोचकर कहा, सर, मेरी राय में हत्यारे आर पार के मूड में आए थे। शायद प्रॉपर्टी का कोई विवाद या लेन देन का झगड़ा। उन्होंने तलाशी ली, लेकिन शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए सामान बिखेरा हो। पहला कारण, कोई कागजात या पैसा ढूंढ रहे थे। दूसरा, नाटक। और सर, एक बात ध्यान दी, नंदिनी का कोई परिवार वाला अभी तक नहीं आया। यादव जी ने सहमत जताई। सही कहते हो, परिवार का पता करो। खुशी और सोनिया से पूछा तो पता चला कि राहुल बिहार का मकान बिजनेस के लिए था। नंदिनी असल में जानकीपुरम में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। पति से अलगाव था। खुशी ने कहा, दीदी ने बताया था कि पति से मतभेद हो गए हैं। नाम पता नहीं मालूम, बेटों को फोन कर दिया है, आते होंगे। कुछ ही देर में 2 युवक रोते कलपते पहुंचे। बड़ा था रोहित, 25 साल का, एक प्राइवेट कॉलेज से मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा था। छोटा मोहित, 23 साल का, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा था। दोनों की आंखें लाल, चेहरा उदास। यादव जी ने उन्हें पानी पिलाया, सांत्वना दी। बेटा शांत हो जाओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। माँ की हत्या हुई है, कातिल पकड़ने हैं। रोहित ने आंसू पोंछते हुए कहा, साहब, मम्मी अपनी कोई बात हमसे शेयर नहीं करती थी। वो कहती थी, तुम पढ़ो, मैं पैसा कमाती हूँ। कैसे कमाती हूँ वो मत पूछो। वो प्रॉपर्टी का काम करती थी, विवादित जमीन सस्ते में खरीद कर बेचती थी। शायद किसी ने दुश्मनी पाल ली हो। यादव जी ने पूछा, तुम्हारे पिता? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कुछ छुपाना चाहते हो। यादव जी ने सख्ती से कहा, बेटा, ये मर्डर केस है, सच बताओ वरना कातिल बच जाएंगे। मोहित बोला, पापा का नाम संजय तिवारी है, बिहार के सिवान में नौकरी करते हैं। मम्मी पापा में अलगाव हो गया है, कारण नहीं पता। हम कभी सिवान नहीं गए, पापा भी नहीं आए। फोन पर कभी कभी बात हो जाती है। रोहित ने नंबर दिया। यादव जी ने पूछा, पिता की कमी महसूस नहीं होती? रोहित ने कहा, होती है साहब, लेकिन हम मम्मी के करीब थे। पापा तो नाम के हैं, बचपन में देखा था, अब शक्ल याद नहीं। भाइयों ने अलमारी और संदूक चेक किए। साहब, कुछ कीमती चीज गायब नहीं लगती। हमें यहाँ आने की मनाही थी, मम्मी जब बुलाती तभी आते थे। तिवारी जी ने 100 का पंचनामा बनाया, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टीम थाने लौटी। रोहित को वादी बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। अज्ञात के खिलाफ धारा 302 आईपीसी, केस नंबर 287/2015। विवेचना का जिम्मा तिवारी जी को सौंपा गया। तिवारी जी ने सोचा, हत्या का कारण अतीत में छुपा है। संजय तिवारी को फोन किया। संजय की आवाज ठंडी थी, नंदिनी की हत्या? वो तो मेरे लिए उसी दिन मर गई जब मुझे छोड़ कर गई। तिवारी जी ने पूछा, क्या हुआ था? संजय ने लंबी सांस ली। दरोगा जी, नंदिनी बेहद कामुक औरत थी। सेक्स उसके लिए सब कुछ था। रात को बिना उसके सो नहीं पाती थी। रोज मांगती, मैं मना करता तो झगड़ा, मजबूरन करना पड़ा। ऐसी कोई रात याद नहीं जब वो चुपचाप सोई हो। तिवारी जी को कंडोम का राज समझ आया। नंदिनी रंगीन मिजाज की थी, घर में स्टॉक रखती थी। संजय ने आगे बताया, उसका पीरियड बंद हो चुका था, लेकिन एसटीडी से बचने के लिए कंडोम यूज करती थी। मैं रात का साथी था, लेकिन दिन के लिए दूसरे थे। मेरे ड्यूटी जाते ही यार आ जाते, दरवाजा बंद, बिस्तर पर तूफान। पड़ोसी क्या सोचते, मोहल्ले में बातें होती, लेकिन नंदिनी को फर्क नहीं। उसका सिद्धांत था, मस्त रहो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर पता चला वो शौक के लिए नहीं, पैसों के लिए देह व्यापार करने लगी। 2 बेटों की मां होकर मेरा सब्र टूट गया। मैंने सख्ती की तो वो मुझे छोड़ने को तैयार हो गई। बोली, जिसके पास चमड़े का जहाज हो उसे पैसों की कमी नहीं। बच्चों को लेकर लखनऊ चली गई। बाद में पता चला वहां भी वही धंधा चला रही है। तिवारी जी ने सारी बात यादव जी को बताई। यादव जी बोले, अब समझ आया, हत्यारे शायद उसके ग्राहक थे। शराब पीते पीते झगड़ा, गोली चली, सामान बिखेर कर लूट का नाटक। लेकिन 46 की उम्र में खुद ग्राहक?
शायद रैकेट चलाती थी, लड़कियां सप्लाई करती, कमीशन लेती। खुशी और सोनिया से ज्यादा पूछताछ करो, वो कुछ छुपा रही हैं। अगले दिन 10 सितंबर को खुशी और सोनिया को थाने बुलाया, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। तुम गवाह हो, लेकिन अगर झूठ बोला तो साथी बन जाओगी। सोनिया ने कहा, साहब, मुझे नंदिनी का चरित्र पता था, वो अच्छी नहीं थी, लेकिन धंधे की पूरी जानकारी नहीं। मैं सिर्फ पॉलिसी बेचती थी, मीठी बातें करती, प्रीमियम लेती और चली जाती। उसके निजी जीवन में नहीं झांकती थी। खुशी टूट गई, रोते हुए बोली, साहब, नंदिनी दीदी का प्रॉपर्टी बिजनेस दिखावा था। असल में देह व्यापार का रैकेट चलाती थी। कई लड़कियां उनके साथ जुड़ी थी। मोबाइल पर बुकिंग होती, राहुल विहार के कमरे यूज होते, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम। कुछ ग्राहक यहाँ आते, कुछ लड़की को लेकर बाहर जाते। पुराने ग्राहक को बाहर की इजाजत थी। दीदी बेटों से ये राज छुपाती थी। चाहती थी रोहित मोहित पढ़कर अफसर बने, इसलिए अलग मकान लिया। मोहल्ले वाले शक करते तो मकान बदल लेती। 1 साल पहले राहुल विहार लिया। उन 2 युवकों को पहले भी देखा था, लेकिन नाम नहीं पता। दीदी उनके साथ मजा कराती थी। यादव जी ने कहा, अब साफ है, कॉल डिटेल निकालो। नंदिनी के मोबाइल से 9 सितंबर को एक कॉल आई, अभिषेक कनौजिया, विनीत खंड का। पता चला अभिषेक 23 साल का बीकॉम कर रहा, डांसर और अनाउंसर। पिता अनिल कनौजिया सरकारी विभाग में। अभिषेक घटना के बाद घर से गायब, सर्विलांस लगाया। 12 सितंबर को जीवन प्लाजा से पकड़ा, साथ विनय चौहान, 24 साल का, वेटर का काम करता। पूछताछ में सारा राज खुला। अभिषेक ने कबूल किया, मैं जवान था, लड़कियों में इंटरेस्ट था, दोस्ती की, लेकिन सेक्स नहीं मिला। दोस्त ने नंदिनी का पता दिया, पहली बार गया, वो खुद साथ दी, मुफ्त में। वो शाम का वक्त था। अभिषेक नर्वस होकर राहुल विहार पहुंचा। गेट खटखटाया, नंदिनी ने खोला। उम्र दराज लेकिन आकर्षक, साड़ी में बदन भरा हुआ, होठ मुस्कुराते। तो तुम दोस्त के भेजे हो, कुंवारे हो? अभिषेक हकलाया। नंदिनी हंसी, शर्माओ मत, यहाँ शर्म हराम है, आओ अंदर। बेडरूम में ले गई। कमरा सुगंधित, पर्दे गिरे, डिम लाइट, बेड पर गुलाबी चादर। नंदिनी ने साड़ी का पल्लू गिराया, ब्लाउज के हुक खोले, ब्रा दिखी, काली लेस वाली। अभिषेक की सांस तेज, फिर पेटीकोट उतारा, सिर्फ ब्रा पैंटी में। बदन गोरा, स्तन भारी, कमर पर हल्की चर्बी, लेकिन आकर्षक। देख क्या रहे हो, छुओ ना। अभिषेक ने हाथ बढ़ाया, स्तनों को सहलाया, गर्माहट महसूस हुई। नंदिनी ने अभिषेक की शर्ट उतारी, छाती पर किस किया, पैंट खोली, अंडरवियर नीचे सरकाया। अभिषेक तना हुआ, पहली बार है, डरो मत। कंडोम निकाला, लगाया, बेड पर लेटी, पैर फैलाए, आओ ना ऊपर। अभिषेक आया, नंदिनी ने हाथ से गाइड किया। अंदर जाते ही सुख की लहर। नंदिनी हिली, जोर से धक्का दो। अभिषेक ने किया, पसीना बहा। नंदिनी कराही, आह, अच्छा लग रहा है, और तेज। 10 मिनट चला, अभिषेक थक गया। नंदिनी ने गले लगाया, अच्छा किया, अब दीवाने हो जाओगे। अभिषेक बार बार गया। अगली बार पैसा दिया, लड़की बुलाई, रिया आई, जवान, पतली, लंबे बाल। बेडरूम में कपड़े उतारे, अभिषेक ने किस किया। रिया ने ओरल सेक्स किया, होठों से खेलती रही, फिर कंडोम लगाया। मिशनरी में शुरू। रिया ऊपर आई, हिलती रही, तुम जवान हो, जोर लगाओ। आधा घंटा चला, दोनों संतुष्ट। विनय भी जुड़ा। एक बार दोनों साथ गए। 2 लड़कियां बुलाई। अभिषेक की लड़की ने डॉगी स्टाइल में किया, घुटनों पर झुकी। अभिषेक पीछे से धक्के देते, कराहें भरते, मजा चरम पर। पैसा खत्म। नंदिनी ने उधार से मना किया, अपमान किया। अभिषेक ने गुस्से में कट्टा लिया, विनय को साथ में मिलाया। 9 सितंबर को शराब लेकर गए, विवाद हुआ, गोली चली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। इस कहानी से सीख मिलती है कि अनैतिक रास्ते से कमाया पैसा कभी सुख नहीं देता। नंदिनी ने परिवार छोड़ा, बेटों को गुमराह किया, लेकिन अंत बुरा हुआ। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।